हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 4 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 30, एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। इसमें आपको एक प्रारूपी पुष्प बनाना और उसके अंगों के नाम लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जड़ों के मुख्य कार्य क्या है? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो जड़ों का मुख्य कार्य होता है पौधों से पानी। जड़ों के द्वारा पौधों को पानी मिलता है और उन्हें मजबूती भी जड़ों के द्वारा मिलती है। जो मजबूती प्रदान करती हैं वो जड़ें ही के द्वारा मिलती है। अब मक्का में कौन सी जड़ होती है? जकड़ा जड़ होती है, जिसमें अपस्थानिक और रेशेदार होती है। प्याज में भी जकड़ा जड़ होती है, जो अपस्थानिक और रेशेदार जड़ है। सरसों में मूसला जड़ होती है और बैगन में मूसला जड़ होती है। तो मक्का और प्याज में जकड़ा जड़ होती है और सरसों और बैगन में मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 32, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें धारावाही परिनालिका से आपको बताना है क्या है और उसका चित्र भी बनाना है। किसी कुचालक पदार्थ, लकड़ी, गत्ता, मोटा या प्लास्टिक का, कोई भी हो सकता है, लकड़ी का, गत्ते का, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनलिका कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कोई कुचालक पदार्थ लेना है जो लकड़ी का हो सकता है, गत्ते का हो सकता है, मोटा कागज हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विरोधी जो विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटना है तो इसी क्रिया को हम परिनालिका के नाम से जानते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी और कुंजी के तथा धारा नियंत्रण आर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? शुष्क सेल बी से, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाए कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तो विद्युत, यदि इसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने में परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत तार की दिशा बदल दें तो उनके सिरों की ध्रुवीयता में भी परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए आपको पिक्चर के द्वारा बताया गया है। ये आधार है इसका, ये डोरा है, ये परिनलिका है और ये बी, के और आर को इंडिकेट किया गया है। इसमें बी क्या है? बी हमारा शुष्क सेल है, के हमारा कुंजी है और आर हमारा धारा नियंत्रण है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है किरंदक या छेदक दांत। किरंतक दांत धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ये इनकी संख्या 4 होती है और इनका मुख्य काम क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती हैं। सेकंड है रदनक या भेदक दांत। भेदक दांत 2 होते हैं। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं। ये कैसे होते हैं? लंबे और नुकीले होते हैं। जो हमारे केंद्रक दांत होते हैं वो धारदार होते हैं और भेदक दांत जो होते हैं वो लंबे और नुकीले होते हैं। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये जो हमारे छेदक होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और भेदक जो होते हैं वो भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। अगला है अंग चौड़क दांत। अंग चौड़क दांत के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं, किंतु क्रेनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। जो अंग चौड़क दांत होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को कुचलना होता है। नेक्स्ट है हमारा दाढ़ या चौड़क। चौड़क दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होती है, जिसे हम दाढ़ के नाम से जानती हैं। ये आकार में चौकोर होती है और इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। अगर दाढ़ नहीं होगी तो हम भोजन को ठीक प्रकार से नहीं चबा पाएंगे। ये दांत बहुत सडंग होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। इस प्रकार से हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं।
छेदक, भेदक, अंगचवड़क और दाढ़ या चवड़क। अब अगला है 34 क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में भोजन में पोषण की प्रक्रिया बतानी है और संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दीजिए। पोषण की क्या प्रक्रिया उसके बारे में बताना है। इसके मुख्य चरण होते हैं, सबसे पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस भोज्य पदार्थों को अपने हाथों की मदद से मुख में पहुंचाता है और दांतों से चबाकर उसके छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके निकल जाता है। सबसे पहला कार्य क्या होता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, हाथों की सहायता से मुख में पहुंचाएगा और दांतों से चबाकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है। फिर अगला स्टेप होता है पाचन। खाए हुए ठोस या तरल, जो भी तरल भोजन में पदार्थ होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विसरणशील होते हैं जिससे सीधे अवशोषित नहीं किया जाता, अतः उसे पाचक रसों तथा जल की जलीय अपघटक क्रिया द्वारा शर्करा, अमीनो अम्ल एवं वसा के अम्लों छोटे सरल विसरणशील अणुओं एवं आयनों में बदल देते हैं ताकि उनका अवशोषण हो सके। जो हमारी पहली क्रिया हुई भोजन में अंतर्ग्रहण, उसमें क्या होता है, दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। और फिर पाचन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा का अविसरणशील होता है, इनमें सीधे अवशोषित नहीं किया जाता है। ये पाचक रसों के माध्यम से जल की जो जलीय अपघटक क्रिया से शर्करा, अमीनो अम्ल एवं वसा के छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा आयनों में बदल दिया जाता है जिससे कि उनका अवशोषण हो जाता है। अब थर्ड स्टेप होता है अवशोषण। सरल एवं घुलनशील पचा हुआ भोजन आंतों से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, पाचन के बाद भोजन, हमारा जो पचा हुआ भोजन होता है वो आंतों से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है और इसी क्रिया को हम अवशोषण के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला स्टेप होता है स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज एवं वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। फिर रुधिर में होकर जो हमारा अवशोषण होता है भोजन का, वो रुधिर से होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां वे जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल तथा घुलनशील पदार्थों के रूप में विभक्त ऊतकों के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ होते हैं वो घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाती हैं, उसी क्रिया को हम स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। अब अगला स्टेप होता है फिफ्थ स्टेप, लास्ट है वही क्षेपण। भोजन के अपशिष्ट पदार्थ जो बड़ी आंत में चले जाते हैं जहां इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित होता है और शेष पदार्थ मल के द्वारा गुर्दा द्वारा बाहर निकल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा रूपांतर से आप क्या समझते हैं। यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतर को उदाहरण से समझाइए। मतलब ऊर्जा रूपांतर बताना है और विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण देकर समझाना है। सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा रूपांतर किसे कहते हैं। ऊर्जा रूपांतर ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। मतलब जब ऊर्जा का रूप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम ऊर्जा का रूपांतर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये सब हमारे क्या है, ऊर्जा के रूपांतर है। इसके उदाहरण देखिए। सबसे पहला है विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। जो हमारी ट्यूबलाइट जलती है वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाशीय या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वो हमें प्रकाश देती है और ऊष्मा भी देती है। सेकंड है विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाना। जो विद्युत हीटर होता है जो गर्म करने के लिए लगाया जाता है, गर्मी देने के लिए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित होता है, तभी तो हमें गर्मी मिलती है। थर्ड है हमारा सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता। जो सेल होते हैं उसमें भी रासायनिक ऊर्जा से द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। फोर्थ है लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा से चलती हैं और उसे फिर किस में परिवर्तन होता है, ध्वनि ऊर्जा में, क्योंकि जो ध्वनि निकलती है उसमें एक ऊर्जा निकलती है तो वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। फिर मोमबत्ती के जलने से रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में
परिवर्तन हो जाता है। जब मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक ऊर्जा से वो किस में बदल जाती है, प्रकाश देती है तो हमें प्रकाशीय ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा भी देती है, जलती है तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा भी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जो बिजली के पंखे होते हैं, मिक्सी होती है, तो इन सब में पहले विद्युत ऊर्जा होती है, फिर बाद में ये गति करती है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। डायनामो से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सौर परिवार को समझाइए। सौर मंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। मतलब सौर को सूर्यमंडल का परिवार कहा जाता है। सूर्य एक तारा है जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद पहले 9 ग्रह होते थे, एक ग्रह को हटा दिया गया जिसे इंग्लिश में प्लेटो और हिंदी में यम के नाम से जानते हैं। अब उसे क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत रख दिया गया। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं और ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के जो टूटे हुए पिंड होते हैं उन्हें हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। ये सभी अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।